पे। देन हाउ टू हायर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय को हायर करते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो हमने सीखा था। एंड हमने सीखा था टैलेंट को कैसे एंगेज करके रखे। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो फ्रेमवर्क से हमने सीखे थे, रेलेवेंट है हमारे ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड। पहला हो गया कल्चर ऑफ हाई परफॉर्मेंस, दूसरा बिल्डिंग केपेबल मैन पावर, तीसरा था एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन, एंड फोर्थ हमने डिस्कस किया था टैलेंट एंगेजमेंट, कैसे एंगेजमेंट बिल्ड करके रखूं। ये चार ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। देन बात करते हैं हम फाइनेंस की, जो कल विमल सर ने लिया था। भैया 52 में से ऐसे कौन से टॉप के फ्रेमवर्क्स है जो कस्टमर की फाइनेंस से जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं? तो रिंकू जी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वॉइस कम है, ओके ठीक है, ऑल गुड, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। देन फाइनेंस की हमने बात करी थी। पैसिव इनकम क्या होती है भैया? एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम के बारे में हमने कल सीखा था, कैसे बोरोविंग्स का ध्यान रखना चाहिए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होती है, कितनी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो हमने सीखी थी। उसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ हमने सीखा था कैश फ्लो मैनेजमेंट, मेरे बिजनेस में कितना इनफ्लो होना चाहिए कैश का, कितना आउटफ्लो होना चाहिए, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है। बहुत बड़े बड़े बिजनेस में लोगों को भी ये समझ नहीं होता, तो हम ये पूरे डीप में जाके बता रहे हैं। देन हम बता रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में, वैल्यू एट रिस्क, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। ऐसे टॉप के 9 फ्रेमवर्क से जो कल डिस्कस कर रहे थे, जो हेल्प करते हैं एक एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस से जुड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। आज चलते हैं डे 4 पे, जिसका टॉपिक है सेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है जफर जी, एहसान जी, अनुराग जी, सेल्स का। तो फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा, आज मैं आपको बताने आया हूं कि सेल्स कैसे होती है, यस और नो। ओके, चंद्र जी कह रहे यस, शिव जी कह रहे यस, सुधीर जी कह रहे यस, आशी नेगी जी कह रही यस, अंजलि मैम कह रही यस यस यस। ओके, ऑलमोस्ट 90% मेरे पास यस आ रहे हैं और 10% है जिन्होंने नो लिखा है। तो मैं आंसर बताना चाहूंगा, द आंसर इज नो। मैं आपको सेल सिखाने नहीं आया, मैं आपको बताने आया हूं कि मेरे उन 52 फ्रेमवर्क्स में से ऐसे कौन से टॉप के फ्रेमवर्क्स है जो बिजनेसमैन की सेल से जुड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। आई होप सब क्लियर होंगे। एक बार हैंड रेस करके बता सकते हैं अगर मैं समझा पा रहा हूं तो, जो लोग कैमरा पे है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मैं आपको बताने आया हूं कि बड़ा बिजनेस के पास सेल्स से रिलेटेड ऐसे टॉप के कौन से फ्रेमवर्क्स है कि अगर आपको एक बिजनेसमैन बोल दे कि भाई मेरी सेल्स नहीं बढ़ रही, तो आप बताओ कि सर ये 4 चीजें हैं जो आप इंप्लीमेंट कर लोगे तो आपको हेल्प होगी आपके बिजनेस में सेल्स बढ़ने की। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे फंक्शंस के हम फ्रेमवर्क आपको सिखा रहे हैं जो एक बिजनेसमैन को हेल्प करेंगे अलग अलग चीजों से डील करने में। आगे चलते हैं। आज सेल्स में मैं आपको दे रहा हूं 10 फ्रेमवर्क। कितने? 10, बस भैया 10। ये फ्रेमवर्क अगर किसी ने अप्लाई कर लिया ना, तो बता रहा हूं गेम चेंज हो जाएगी। आज से 5 साल पहले बड़ा बिजनेस में मैंने शुरुआत एज ए लीडरशिप फनल प्रोग्राम कोच करी थी, और मेरे पास अगर 100 कस्टमर थे, फॉर एग्जांपल 100 क्लाइंट्स, तो 100 में से 95% लोग ऐसे होते थे जो सेल्स की प्रॉब्लम लेके आते थे। और जब मैं उनको ये फ्रेमवर्क रिकमेंड करता था ना, तो वो रिटर्न में बोलते थे कि भाई गेम चेंज हो गई, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। क्यों? क्योंकि फ्रेमवर्क इतने प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि लोग कहते दिमाग का ढक्कन खुल गया भाई, ये चीज तो मैंने सोची नहीं कभी कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो आज हम बात करेंगे टॉप 10 फ्रेमवर्क्स जो मदद करेंगे आपके बिजनेस में, आपके कस्टमर के बिजनेस में सेल्स को इंप्रूव करने में। तो पहला फ्रेमवर्क क्या है? चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर। मैं कैसे कंज्यूमर के बिहेवियर जो चेंज हो रहा है उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूं। दूसरा, एक्सपैंड योर बिजनेस एक्सपोनेंशियली। भैया इंक्रीमेंटली नहीं, एक्सपोनेंशियली, कि मैं अपने बिजनेस को कैसे एक्सपोनेंशियली 10x 20x ग्रोथ पे ले जा सकता हूं। फिर हमारा एक रेलेवेंट फ्रेमवर्क है कस्टमर्स मनी मेकिंग मॉडल, यानी कि मेरा कस्टमर कमाता कैसे है, गवाता कैसे है। कस्टमर के पैसे कमाने का मॉडल, कैसे मेरा कस्टमर ग्रो करेगा,
जब मेरा कस्टमर ग्रो करेगा तभी वो मेरे पास दोबारा आएगा माल लेने के लिए। तो अगर मैं एज अ बिजनेसमैन अपने कस्टमर को बता दूं कि वो आगे कैसे बढ़ सकता है, उसके पास पैसा आएगा, फिर वो मेरे से ज्यादा सामान लेगा। तो ऐसे ऐसे फ्रेमवर्क्स है जो भैया ना कि सिर्फ बिजनेसमैन को बल्कि बिजनेसमैन के कस्टमर को भी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद बात करूंगा बिजनेस एक्सपेंशन विद नॉन कस्टमर। मैं अभी सिर्फ, हो सकता है मार्केट में 100 लोग घूम रहे हैं, मैं टारगेट कर रहा हूँ राहुल जी सिर्फ 10 लोगों पे कि भैया इन 10 को ही माल दूंगा। मैं बचे हुए 90 पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा जहां पे मेरी सबसे बड़ी स्कोप ऑफ एक्सपेंशन है। तो मैं कैसे राहुल जी, केतल जी, उन 90। ओके, आई होप यहाँ तक समझ आ रहा है कि कैसे अपना नॉन कंज्यूमर के साथ बिजनेस को एक्सपैंड किया जा सकता है। उसके बाद क्रिएटिंग एंट्री बैरियर। भैया मोनोपोली कैसे क्रिएट कर लूं ताकि कॉन्फिडेंटली मैं बोल सकूं पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो एंट्री बैरियर कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि कोई बाहर वाला आके आपको पीछे ना छोड़ जाए। ये हमारा फ्रेमवर्क हेल्प करेगा आपके बिजनेस को इस मोड पे लाने में। उसके बाद चलते हैं 5 P's ऑफ स्ट्रैटेजी रिफॉर्मेशन। नाम थोड़े क्रिटिकल लग रहे होंगे अशोक जी, प्रभात जी, सुवर्णा मैम, बट घबराइए नहीं, बहुत सिंपल है। कोशिश करूंगा सिंपल सरल भाषा में आपको ये फ्रेमवर्क समझाऊं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ यार ये फ्रेमवर्क मेरा ये पर्टिकुलर समस्या का समाधान देने वाला है। उसके बाद चलते हैं व्रियो फ्रेमवर्क है हमारा, शॉर्ट में इसकी फुल फॉर्म होती है व्रियो फ्रेमवर्क की, इसलिए उसका नाम है। देन आता है प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कि आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में कैसे आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पता लगेगा, जिसकी वजह से आउटकम क्या आएगा, आपकी सेल्स में ग्रोथ आएगी। और आगे चलते हैं अपने बिजनेस का टर्नओवर कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं हर महीने लगभग 5 लाख का धंधा कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पे नहीं ले जा पा रहा। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे बिजनेस का टर्नओवर ग्रो हो सके, वो भी यहाँ पे आपको आज जानने को मिलेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। वो चीजें जिससे मेरे बिजनेस को सक्सेस मिलती है, वो यहाँ पे आपको सिखाई जा रही है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में। तो ये 10 फ्रेमवर्क है जो कि हेल्प करेंगे उन 52 फ्रेमवर्क्स में से पर्टिकुलरली सेल्स को आगे बढ़ाने में। तो मैं अभी 5 सेकंड के लिए यहाँ पे स्क्रीन को फ्रीज कर रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ तक सभी साथ हैं? विकास जी, ओमपाल जी, योगेश जी, बताते रहिएगा, कुछ समझ में ना आए तो रिपीट कर दूंगा। क्लियर है? ओके, यस। नारायण सर, नाइस टू सी यू अगेन। ओके, थैंक यू। हो सकता है मैं बहुत सारे लोगों से NHIT में भी मिला हूंगा, तो जानते होंगे लोग मुझसे 1, 1.5, 2 साल पहले से भी, है ना? ओके, ग्रेट, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला फ्रेमवर्क मेरा 5P स्ट्रैटेजी रिफॉर्मेशन। हेडिंग डाल लीजिए, क्या फ्रेमवर्क का बताया जा रहा है, प्रॉब्लम क्या आती है, क्या फ्रेमवर्क में कवर किया जाएगा, और कस्टमर जब अपने बिजनेस में इसको अप्लाई करेगा तो क्या आउटकम मिलेगा, वो आपको इसमें जानने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले विवेक सर क्या बोलते हैं, शुरुआत होती है प्रॉब्लम से, कि मेरा कस्टमर आज क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। शुरू करते हैं प्रॉब्लम के साथ। यहाँ पे उमेश जी कह रहे हैं आपकी स्क्रीन का हैंड रेस्ट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, लोअर कर देते हैं हैंड को। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है, बिजनेस स्टार्ट कैसे करें भाई, मैं एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, मैं कैसे करूं, ऑलरेडी एक बिजनेस तो कर रहा हूँ लेकिन दूसरे वर्टिकल में जाना चाहता हूँ। आज मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन साथ साथ गारमेंट्स का भी बिजनेस करना चाहता हूँ, तो कैसे करूं मैं, फिर किस सीक्वेंस में करूं, क्या करूं मैं ऐसा कि बिजनेस मेरा सही तरीके से चले।
मैं उल्टा सीधा सीक्वेंस ना फॉलो करूं, एक प्रॉपर तरीके से फॉलो करूं। बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कैसे करूं, नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेके जाऊं, ये बहुत बड़ी समस्या आती है, खासकर उन लोगों की जो अपने एक बिजनेस के साथ दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो पहला फ्रेमवर्क है 5 P's ऑफ स्ट्रैटेजी रिफॉर्मेशन। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें आपको पूरा फ्रेमवर्क दिख जाएगा और फिर एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं, फ्रेमवर्क की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले ना बिजनेस सीक्वेंस में होता है। विवेक सर एक चीज बोलते हैं, विवेक सर बोलते हैं बिजनेस ना सीक्वेंस में होता है हमेशा। अगर आप LFP में आए होंगे, लीडरशिप फनल प्रोग्राम में, तो भी विवेक सर हमेशा 8P सीक्वेंस का फ्लो फॉलो करते हैं, यस और नो, है ना। तो विवेक सर का मानना यही है भैया कि बिजनेस सीक्वेंस में होता है और मुझे बिजनेस को सीक्वेंस में ही करना है। तो विवेक सर ने 8P सीक्वेंस फॉर सक्सेस बनाया है, जहां पे वो 8P's के बारे में बताते हैं। क्या होते हैं वो 8P's? भैया सबसे पहले प्रॉब्लम। किसकी प्रॉब्लम? मेरे कस्टमर की प्रॉब्लम। मार्केट में क्या प्रॉब्लम चल रही है, मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ उस चीज को। तो सामने वाले की प्रॉब्लम जो कस्टमर खुद सॉल्व नहीं कर पा रहा, वहां से शुरू होती है पूरी कहानी, पूरी रिसर्च वहीं से आती है। तेज जी ने बिल्कुल ठीक लिखा है, प्रॉब्लम। दूसरा आता है प्रोस्पेक्ट, यानी कि उज्जवल सिंह जी ने तो बिल्कुल ही 8P's का सीक्वेंस लिख के बता दिया, बहुत बढ़िया उज्जवल जी, कीप इट अप। प्रॉब्लम। दूसरा आता है प्रोस्पेक्ट, कौन होगा मेरा राइट कस्टमर, मेरा राइट कस्टमर कौन होने वाला है, ताकि मैंने प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर ली और वो रहा मेरा राइट कस्टमर, उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया। ये आइडेंटिफाई करने के बाद अब मैं अपनी इंटरनल टीम बिल्ड करूंगा। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर की ऐसी टीम बिल्ड करूंगा जो कि हेल्प करेगी सामने जिसकी मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। क्योंकि भैया कस्टमर तो बहुत सारे हैं जिनकी प्रॉब्लम है, अब मैं अकेला तो सॉल्व कर नहीं सकता एज अ बिजनेस ओनर। तो मैं क्या करूंगा, मुझे टीम चाहिए होगी, मैन पावर चाहिए होगी। तो तीसरे P में आता है हमारा मैन पावर। फिर मैन पावर के साथ मिलके सोचूंगा, थोड़ा डिस्कस करूंगा और एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाऊंगा जिससे मार्केट में जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाए। फिर ये कर लिया हमने, अभी तक ठीक जा रहे हैं। उसके बाद मैं देखूंगा जो मैंने प्रोडक्ट बनाया उसकी प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग, क्या प्राइस उसका सेट करूं, मार्केट में कैसे उसको ब्रांड करूं, कैसे वैल्यू क्रिएट करूं। जैसे आपको पता होगा आईफोन अपनी जो है वो थोड़ी प्रीमियम तरीके से पोजीशनिंग करता है ना। तो उस तरीके से मेरे को भी देखना होगा कि मैं किस लेवल पे, लोअर सेगमेंट में, मिड सेगमेंट में या टॉप सेगमेंट में मैं अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकता हूं, जो मैंने लास्ट स्टेप में बनाया है। ये करने के बाद अब मैं थोड़ा ऑटोमेशन की तरफ बढ़ता हूं। मैं SOPs बनाता हूं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, फिर अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू करता हूं और धीरे धीरे करके मैं ग्रोथ फेज में जाने लगता हूं। और फिर सातवीं चीज आती है प्रॉफिट। जब मैंने पहले के 6 स्टेप अच्छे से कर लिए, यहां तक मैंने सारी चीजें अच्छे से कर ली, तो देखूंगा कि मैं अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि भैया मैं तुक्के से नहीं, मैं तरीके से चल रहा हूँ, मैं तरीके से चल रहा हूँ। सुष्मिता मैम, मैंने कस्टमर की प्रॉब्लम समझी, अल्ताफ जी, उसके बाद मैंने देखा कौन सी ऐसी मैन पावर है जो मेरे को हेल्प करेगी उसकी प्रॉब्लम दूर करने में। उसके बाद मैं कैसे राइट प्राइस करके एक प्रोडक्ट बनाऊंगा और फिर जब मेरा प्रोडक्ट मार्केट में उतरेगा, लोगों की हेल्प करेगा, लोग खरीदेंगे और एक फेज ऐसा आएगा कि तब मैं अच्छे से जाके ग्रो कर पाऊंगा। और इन सब चीजों को अलाइन रखने के लिए आता है हमारा पर्पस, व्हाई, क्यों कर रहे हो आप ये सब चीजें। तो ये बिजनेस सीक्वेंस होता है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज ले लीजिए, यहाँ से ये 8P's का फॉर्मेट है। आप कस्टमर के साथ भी बात करें ना अपने, तो बोल सकते हैं ओके ग्रेट। पूर्णा जी, राजकिशोर जी, अंकित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा आज के टाइम में जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है, अंकित जी, अजय मिश्रा सर, जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है ना वो सबसे पहले 1P पे भागता है ना प्रांजलि मैम? कौन सा P है, कोई बता सकते हैं?
इनमें से, इन 8 पीस में से प्रॉफिट, बिल्कुल ठीक कहा। बहुत सारे लोगों ने लिख दिया प्रॉफिट। एग्जैक्टली वो होता क्या है भैया, पहले स्टेप की जगह वो सीधा 7वें स्टेप पे जंप करने लगते हैं और होता क्या है, गिर जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं हमेशा सीक्वेंस में चलो, लंबा चलोगे और टिके रहोगे। लेकिन 90% स्टार्टअप इंडिया में पहले 5 साल में इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। यही गलती कर जाते हैं, सीक्वेंस फॉलो नहीं करते। लेकिन हमें देखना है कि मेरा कस्टमर अगर कोई बिजनेस में दिक्कत कर रहा है तो कौन से स्टेप पे कर रहा है और कैसे मेरा प्रोडक्ट यानी कि बीबी इंपैक्ट के जो 52 फ्रेमवर्क्स है उसमें से कौन सा रेलेवेंट फ्रेमवर्क हेल्प करेगा उसको वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर लाने। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ है बिजनेस का सीक्वेंस। अब चलते हैं फ्रेमवर्क के ऊपर। 5 P's ऑफ स्ट्रैटेजी रिफॉर्मेशन। शॉर्ट में बता देता हूँ, इसमें अभी हम क्या करने वाले हैं। प्रॉब्लम के ऊपर बात करने वाले हैं, प्रोस्पेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया प्रोस्पेक्ट कौन होता है, आपका राइट कस्टमर। उसके बाद हम बात करने वाले कैसे राइट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मतलब किस तरीके की प्रोडक्ट की वैरायटी आप अपने पास रख सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। कैसे अपने प्राइसिंग और पोजीशनिंग, मैं मार्केट में कैसे अपना प्राइस रखूंगा, कैसे उसको पोजीशन करूंगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड राइट प्राइसिंग के साथ मैं उसको कैसे और अच्छे से मार्केट करूंगा। तो ये मेरे 5 पीस होने वाले हैं। अच्छा, इनको तो आप जानते ही होंगे, देखा ही होगा, जो स्क्रीन पे है कौन है, स्टीव जॉब्स। आप सब जानते हैं, फॉर्मर सीईओ ऑफ एप्पल, आईफोन। हो सकता है बहुत सारे लोग आईफोन के थ्रू इस मीटिंग को, इस सेशन को अटेंड कर रहे होंगे। हाँ, तो इनका क्या कहना है कि भैया नॉलेज और रिसोर्स जो है वो बाद में आता है, कस्टमर की जो नीड है ना सबसे पहले वो निकल कर आती है। कस्टमर नीड्स कम फर्स्ट, कस्टमर की जरूरत क्या है वो सबसे पहले आती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्या बनाया, एप्पल ब्रांड, जिससे आईफोन 3, आईफोन 4, आज 15 तक आ गया है ना। इस तरीके से आप नीड आइडेंटिफाई कर सकते हैं कस्टमर की, जो कि स्टीव जॉब्स तक भी बोलते हैं। आगे चलते हैं, कस्टमर की प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई की जाए। ये हमारा पहला पॉइंट है हमारे पहले फ्रेमवर्क में कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम व्हिच अ कस्टमर इज स्ट्रगलिंग टू सॉल्व टुडे। कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है और मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं उस कस्टमर को कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर आ सके। हाउ डू यू सॉल्व अ कस्टमर्स प्रॉब्लम इन सच अ वे दैट योर कस्टमर कैन नॉट सॉल्व ऑन हिज ओन। भैया आज के टाइम में आप ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कस्टमर की जो वो खुद सॉल्व नहीं कर पा रहा। आपको मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, अंकित जी, राजकिशोर जी, जेप्टो का नाम सुना आप सबने, है ना। अब जेप्टो क्या करता है, मैं घर पे बैठा हूं अकेला, ठीक है, अब मेरे को लग रही है भूख यार, मन भी नहीं कर रहा कुछ जाने का बाहर, तो मैंने क्या किया, जेप्टो से ऑर्डर किया और 10 मिनट के अंदर मुझे ग्रोसरी का सामान घर पे दे गया, चिप्स नमकीन दे दिए। और क्या हो सकता है, लेंसकार्ट का आपने नाम सुना होगा। लेंसकार्ट ने क्या इनोवेशन किया नया, प्रॉब्लम क्या आइडेंटिफाई करी कि भैया लोगों को घर बैठे बैठे ही उनके साइज का चश्मा मिल जाए। लेंसकार्ट ने अपनी मोबाइल एप्लीकेशन बना दी, वहां पे क्या किया, अपना फोन बाहर निकाला, एप्लीकेशन में ट्राई करे कौन कौन सा उनको सूट कर रहा है और वहीं से ऑर्डर भी कर दिया उन्होंने। तो इस तरीके से क्या किया, यहाँ पे इनोवेशन लाए, कस्टमर की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी। तो ये कस्टमर खुद नहीं कर सकता था, लेकिन लेंसकार्ट ने ये आइडिया लिया और इनोवेशन के थ्रू कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करी कि घर बैठे बैठे आप अपनी चॉइस का, अपने नंबर का चश्मा बनवा सकते हैं। आगे चलते हैं, राइट प्रोस्पेक्ट, कि कौन है आपका परफेक्ट प्रोस्पेक्ट, यानी कि अपने कस्टमर को समझो जरा। हम क्या करते हैं, हर किसी को माल बेचने में लग जाते हैं। भैया हर किसी को माल नहीं बेचना, हर कोई मेरा परफेक्ट कस्टमर नहीं है। मुझे चेक करना है मेरा कस्टमर कौन है, क्या एज का है, उसका एजुकेशन स्ट्रक्चर क्या है, रिलीजन क्या है, वैल्यूज क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, वो पर्सनालिटी क्या है, कहाँ रहता है, मैरिटल स्टेटस क्या है। जब मैं अपने कस्टमर के बारे में थोड़ा डिटेल में समझूंगा तो मैं राइट प्रोस्पेक्ट के हिसाब से राइट प्रोडक्ट बना पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पे तमाशा जी और दुर्गेश जी,
लीडरशिप फनल के लिए ना हर कोई ये सोचता था कि यार हर कोई मेरा राइट ऑडियंस है, हर कोई समझ जाता था, चाहे वो स्टूडेंट होता था तो उसको भी एलएफपी कभी कभी पिच कर देते थे। क्यों? बस बेचना है, आईपीसी बनाना था, बस बनाना है। नहीं भैया नहीं, देखो कौन राइट ऑडियंस है मेरे लिए, उसी जगह आपको फोकस करना है। राइट प्रॉस्पेक्ट कौन है। सिमिलरली अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है तो उसको बोलिए सर आप अपना पहले राइट ऑडियंस को समझिए, उसका साइकोग्राफी क्या है, उसका डेमोग्राफिक क्या है, उसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ का रहने वाला है, क्या सोच रखता है, प्रीमियम सोच रखता है या डाउन टू अर्थ अप्रोच रखता है, उसकी चॉइस क्या है, तभी जाके आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं परफेक्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। मतलब अब मैंने कस्टमर की प्रॉब्लम समझ ली, ठीक है जी, ये भी समझ लिया मेरा परफेक्ट कस्टमर है कौन। अब उसके लिए मैं राइट प्रोडक्ट बनाऊंगा। प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, हो सकता है चैटबॉट चाहिए हो, मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए हो, तो मैं वो पूरी लिस्ट डाउन करूंगा कि क्या क्या चीजें ऐसी है जो मुझे चाहिए होगी, क्या प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, B2B प्लेटफॉर्म पे मैं अपना सेल्स बढ़ा सकता हूँ, या मैं B2C जा सकता हूँ, या B2B2C मतलब मैं डायरेक्टली बिजनेस टू कस्टमर हूँ, या B2B बिजनेस टू बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ ताकि मेरा बिजनेस में जो है वो इम्पैक्ट आए और आउटकम जो है वो पॉजिटिव निकल कर आए। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका मैं ध्यान रख के अपना राइट प्रोडक्ट पिच कर सकता हूँ, कैसे पैसिव इनकम आ सकती है उस प्रोडक्ट से, कैसे लो कॉस्टिंग रख सकता हूँ, एसेट लाइट मॉडल पे जा सकता हूँ या नहीं जा सकता। ये सारी चीजें जब मैं ध्यान में रखूंगा तो मैं राइट प्रोडक्ट बना पाऊंगा। जब ये सारी चीजें मुझे पता होगी तो डेफिनेटली प्रोडक्ट बनकर आएगा एंड फाइनली उसका मैं फिर एक पायलट एक्सपेरिमेंट करूंगा। पायलट एक्सपेरिमेंट मतलब एक छोटे से एरिया में, छोटे से रीजन में मैं क्या करूंगा, छोटे रीजन में इसको टेस्ट करूंगा कि भाई जो मैंने किया। विवेक सर की ना मैं एक वीडियो देख रहा था, अब अंकित जी विवेक सर की वीडियो देख रहा था तो वो बता रहे थे कि अगर आपकी गाड़ी 20 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है ना और आप स्टीयरिंग थोड़ा सा हिला दोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही अगर आपकी गाड़ी 120 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है और आप हल्का सा भी स्टीयरिंग ऐसे टेढ़ा कर दोगे तो गाड़ी बहुत बुरा टर्न ले लेगी और आगे जाके आउटकम जो है उसका बहुत खराब भी हो सकता है। तो इसीलिए पायलट एक्सपेरिमेंट मतलब आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सर क्या आपने उसको छोटी मार्केट में पहले टेस्ट किया या बहुत बड़े आपने लॉन्च कर दिया प्लेटफॉर्म पे। तो हमेशा छोटा खेलो, अच्छा लगे रिस्पॉन्स तो फिर बड़े स्केल पे जाओ, ये होता है पायलट एक्सपेरिमेंट। तो ये जो आप टर्म्स आप देख रहे हैं ना, ये आप अपने कस्टमर से बात करते टाइम भी यूज कर सकते हैं। ये आप जब कस्टमर से बात करेंगे तो लगेगा यार बात तो सही बोल रहे हैं ये कंसल्टेंट जो भी है जिनसे मेरी बात हो रही है, सुवर्णा जी बात तो ठीक कह रही है बिल्कुल, कि आपने एसेट लाइट के बारे में सोचा। आपका ना आपका पैसा, जैसे मैं अगर बात करूं ओयो की, वो क्या है, एसेट लाइट। एक भी होटल ओयो का अपना नहीं है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, मतलब थर्ड पार्टी होटल्स है और पैसा ओयो को भी आ रहा है। ओला, एक भी ड्राइवर की गाड़ी अपनी नहीं है, गाड़ी किसी और की है लेकिन प्रॉफिट आ रहा है ओला को भी। तो कैसे आप एसेट लाइट मॉडल में घुस सकते हैं, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है हमारे फ्रेमवर्क में। कौन सा आपका फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है, कौन सा स्लो मूविंग प्रोडक्ट रहेगा, कौन सा नॉन मूविंग प्रोडक्ट रहेगा, ये सारी चीजें आपको पता रहेंगी अगर आप राइट प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। जब ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको लगेगा हाँ यार फास्ट मूविंग प्रोडक्ट मेरा ये है, इसकी क्वांटिटी मैं ज्यादा रखता हूँ ताकि मेरा जो ये प्रोडक्ट है इन्वेंट्री जो है जल्दी रोटेट हो। ठीक है, आगे चलते हैं। परफेक्ट प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग मतलब मैं क्या प्राइस दे रहा हूँ, क्या वैल्यू दे रहा हूँ अपने प्रोडक्ट की अपने कस्टमर को। फॉर एग्जाम्पल राहुल जी, ओमपाल जी, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ पंकज जी, अजहर खान जी, ओके, माँ कुरियर जी है यहाँ पे, मनोज पटेल जी। इसका क्या मतलब हुआ प्राइसिंग एंड पोजिशनिंग का। बेसिकली होता क्या है, आईफोन सबने सुना होगा, ये किसको टारगेट करता है, ये प्रीमियम कैटेगरी को केटर करता है आईफोन। सिमिलरली अगर मैं बात करूं वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी मतलब ओप्पो, वीवो,
वैल्यू फॉर मनी में टारगेट कर रहे हैं ओप्पो वीवो, और चाइनीज मतलब जो बहुत लो प्राइस बहुत लो क्वालिटी में आज के टाइम में चाइनीज फोन भी आते हैं। तो अगर मैं अपने कस्टमर को अच्छे से समझ के अच्छे से अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करूंगा तो मैं गिरूंगा नहीं, मैं लंबा खिलाड़ी बनूंगा और लंबे समय तक टिका रहूंगा। ये अगला चौथा सवाल है जो इस फ्रेमवर्क में कस्टमर से पूछा जाता है कि आप क्या वैल्यू दे रहे हैं अपने प्रोडक्ट में। अगर मैं पूछूं आपकी प्राइस क्या है, जैसे मैं बात करूं मर्सिडीज की 50 लाख 60 लाख 70 लाख की, तो उसमें क्या होगा, वो प्रीमियम सेगमेंट में आ गई। लेकिन वही मैं बात करूंगा मारुति की, मारुति सुजुकी, तो 8 से 10 लाख में वो आपको वैल्यू फॉर मनी, मतलब जिसको सुनते गए अरे वाह यार, मतलब इतने सारे फीचर्स और इतने कम प्राइस में, मुझे तो मजा आ गया। तो इस तरीके से आप कैसे अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करेंगे ये आपको समझ में आएगा जब आप हमारे फ्रेमवर्क को गो थ्रू करेंगे। आगे चलते हैं, फिर आता है प्रॉफिट की बात। भैया सारे स्टेप आपने अच्छे से कर लिए, तो अब आपका एक्सपेक्टेड मार्जिन क्या रहने वाला है प्रॉफिट के टर्म्स में। तो इसमें परफेक्ट आपकी क्या रहेगी, 10% रहेगा आरओआई, 20% रहेगा, 30%, वो आपको डिसाइड करना है कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं और आपके क्या कहते हैं अर्निंग्स कितनी है। अब यहाँ पे देखिए रमन जी, एक चीज नोटिस कीजिएगा आप सभी लोग, अब यहाँ पे थोड़ा सा ना फाइनेंस का भी टर्म आ गया कि भाई मैं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करूं, प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करूं। तो आपको याद रहना चाहिए कल विमल सर ने आके वो फाइनेंस के बारे में भी बताई थी, वो इन्वेंट्री रेशियो के बारे में भी बताया था। तो भैया ये सारे ना पिलर्स हैं, ये जो 52 फ्रेमवर्क है ना, ये पिलर्स हैं जिसके भरोसे ये बिल्डिंग खड़ी होती है। ये पिलर्स कौन से हैं, वो 6 फंक्शन, सेल्स, मार्केटिंग जो मैंने आपको बताया, कस्टमर सर्विस के, एचआर के, फाइनेंस के, ये सारे पिलर्स के ऊपर एक बिजनेस का पूरा जो बेस है, बिल्डिंग है, वो खड़ी होती है। तो ये सारे इंटरलिंक्ड है, आप ये समझेगा इन सभी की अच्छे से नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। तो जब आप ये सारी चीजें देखेंगे, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिल गेट्स का जो है वो क्या है, 90% उनका प्रॉफिट परसेंट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रखा है, उन्होंने राइट कस्टमर की नीड समझी हुई है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बना रखा है, उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने मैन पावर को मैनेज कर रखा है, उसी के हिसाब से उन्होंने रिकरिंग रेवेन्यू बना रखा है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल बना रखा है, और आरओआई जी पूछ रहे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए बिल गेट्स का 90% प्रॉफिट है। सोचिए क्यों, क्योंकि वो सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। प्रॉफिट इज एन आउटकम, बट आप बिजनेस को कैसे चलाते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये गोल्डन स्टेटमेंट है, रेपिटेशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट बैक होम। रेपिटेशन मतलब बिजनेस को बार बार आप रिपीट करो, रिकरिंग करो, ताकि आपके जो स्किल्स है आप उसको ग्रो कर पाए, आप एक्सपर्ट हो पाए। तो कस्टमर की प्रॉब्लम समझे कि भाई मैं एक बिजनेस कैसे शुरू कर सकता हूँ, मैं आगे अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकता हूँ। उसके बाद जब आप ये फ्रेमवर्क को 5 चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आउटकम क्या आएगा कि सर आप ना अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आप एक बिजनेस पे थे, आपने अच्छे से रिसर्च करी, आपने अच्छे से कस्टमर को पहचाना, आपके बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन आने लगेगी। आप अपने बिजनेस में क्या करना चाहिए आपको स्टेप बाय स्टेप मालूम होगा, किस पॉइंट पे आप क्या गलती कर रहे हैं वो आपको पता लगेगा। तो एक साइड आ गई मेरी प्रॉब्लम कस्टमर की, और एक साइड आ गया उसका सॉल्यूशन, एलएचएस आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट साइड पे मेरे कस्टमर की प्रॉब्लम, बीच में मेरा फ्रेमवर्क 52 फ्रेमवर्क्स, और जब उसको अच्छे से कस्टमर इंप्लीमेंट करेगा तो आउटकम निकल कर आएगा, आउटकम होगा उसकी बिजनेस की ग्रोथ। तो ये है पहला फ्रेमवर्क जो हमने डिस्कस किया था। यहां तक क्लियर है, सब साथ है मेरे, समझ आ रहा है? यस नो हाथ हिला सकते हैं ऐसे दिखा के, यहां तक साथ है? ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बैक साइड स्पीड हो रहा है, ओके थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, ठीक है। पिछला स्लाइड दिखाइए प्लीज। अच्छा ओके, सर को एक जुड़े हुए हैं, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ
कुछ लगे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं आप सभी के साथ इंटरेक्ट भी कर सकूं। तो 1 to many करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, एंड 2-way कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले फ्रेमवर्क की तरफ। ये अगेन हमारे 10 फ्रेमवर्क हैं, हमने 5 P's जो है वो कवर कर लिया है। अगला फ्रेमवर्क जो आ रहा है वो है एक्सपैंड योर बिजनेस एक्सपोनेंशियली। एक्सपोनेंशियली आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ओके ग्रेट। अब इस फ्रेमवर्क के टाइटल में ही मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है कि भैया मैं अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड करूं, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो करूं। एक होता है इंक्रीमेंटल ग्रोथ, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इंक्रीमेंटल ग्रोथ मतलब मेरे पास 100 रुपए थे, 100 को मैंने 110 किया, फिर 120 किया, फिर 130, 140, 150। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, 100 से सीधा 150, 150 से 250, 250 से 400, 400 से 600। तो इंक्रीमेंटल ग्रोथ टक 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 टक, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ज्यादा। तो अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियली कैसे ग्रो किया जाए, अगला फ्रेमवर्क आ रहा है आपके सामने। लेकिन आप जैसे देख रहे हैं, ये कौन है? आपने सुना होगा अक्सर ये विवेक सर की वीडियो में भी कि गुलाब जामुन वाले की एक शॉप है, बिल्ले दी हट्टी ऑफ लाहौर। ठग्गू के लड्डू कानपुर में बहुत फेमस है। उसके साथ साथ गुप्ता बर्गर वाला आपने देखा होगा, अगर आप खासकर दिल्ली में रहते हैं तो हर एरिया में आपको कॉर्नर पे गुप्ता बर्गर वाला जरूर मिलेगा। और कभी भी आप उसके आगे से निकलना तो भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी, ऐसा लगेगा ट्रैफिक जाम हो रखा है। लेकिन ये सारे एक गलती कर रहे हैं। कोई बता सकता है चैट बॉक्स में लिख के कि क्या गलती हो रही है? ये जो लल्लू लाल गुलाब जामुन वाले जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे है, या फिर बिल्ले दी हट्टी ऑफ लाहौर इतनी बढ़िया लस्सी पिलाते हैं, ठग्गू के लड्डू पूरे कानपुर में फेमस है, गुप्ता बर्गर वाला हर जगह पे खड़ा हुआ है, इतना पैसा कमा रहे कि इन्होंने अपने बच्चों को बाहर पढ़ने तक भेज दिया। इतना पैसा है कि दुकान छोटी सी लेकिन रह रहे हैं बड़े बड़े घर मकान में। तो एक गलती फिर भी कर रहे हैं, इतना बड़ा बिजनेस होने के बाद भी। बहुत सारे लोग वैसे आंसर्स लिख रहे हैं, बहुत स्मार्ट ऑडियंस है, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं, तो आई मस्ट अप्रिशिएट एवरीवन। बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो लोग चैट बॉक्स में अभी तक कर रहे हैं। ये एक गलती क्या कर रहे हैं भैया, गल्ले पे बैठे हुए हैं, ये उठ ही नहीं रहे। मैं ही करूंगा जो भी करूंगा, अब गुलाब जामुन वाला मैं ही बनाऊंगा अपने हाथ से, क्यों? लोगों को मेरे हाथ की पसंद है। गुप्ता बर्गर वाला भी प्रॉपर बन लगा रहा है, ऊपर केचप लगा रहा है, ऊपर चीज लगा रहा है, बर्गर पैक करके दे रहा है, मैं ही करूंगा जी, मेरे हाथ के खाने हैं। भैया सबसे बड़ी गलती यही है कि ये महीने का हो सकता है लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन ये अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहे, स्केल नहीं कर पा रहे। एक बिजनेसमैन भी यही करता है, गल्ला नहीं छोड़ता। क्या लगता है आप लोगों को, बात सही है या नहीं है? भैया अगर गल्ले पे बैठे रहोगे तो बड़ा कैसे करोगे? आज विवेक बिंद्रा सर डेली ऑफिस नहीं आते, उन्होंने ऐसे लीडर्स तैयार कर दिए। विवेक सर कहते हैं अगर मैं डेली आके ऑफिस में रहूंगा तो मेरे पीछे बिजनेस को और आगे ले जाने के लिए कैसे ट्राई करूंगा। एक बिजनेसमैन पूरी पूरी जनरेशन निकल जाती है, एक ही दुकान पे रह जाता है, क्योंकि वो गल्ला नहीं छोड़ता। गल्ला नहीं छोड़ता, वो ऑपरेशंस में बिजी रहता है, तो वो क्या करता है, फिर वहीं पे रह जाता है और अपने बिजनेस को आगे ले जाने के बारे में सोच नहीं पाता। तो कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग तो यही बोलते हैं कि भैया हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, कुछ भी कह लो, हमारे यहाँ तो यही चलता है, हमारे दादा बैठे, पिताजी बैठे, हम बैठे हैं, आगे हमारी जनरेशन आएगी वो भी यही दुकान चलाएंगे, बिल्ले दी हट्टी को आगे लेके जाएंगे। नहीं भैया नहीं, आज के टाइम में ये नहीं होगा। यहाँ पे एक सर कमेंट लिख रहे हैं, जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। बिल्कुल ठीक कहा सर, बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन हमने रहना वही है। क्या स्मार्ट ऑडियंस है यार हमारी आज की, मतलब मजा आ गया। तो यहाँ पे एक तरफ तो हो गए हमारे साथ ये लोग,
दूसरी तरफ हो गए हमारे साथ अरविंद आई केयर सिस्टम, और क्या हो गए, मैकडोनल्ड्स हो गई, और क्या हो गए, माइक्रोसॉफ्ट। अब अरविंद आई केयर सबसे बड़ा लार्जेस्ट आई केयर सिस्टम बन चुका है, सबसे बड़ा। मैकडोनल्ड्स लीडिंग बर्गर चेन बन चुका है पूरी दुनिया में। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो हाईएस्ट ग्रॉस मार्जिन पे चल रहा है 90% का। ऐसा क्या कर रहा है राजकिशोर जी, कोई बता सकता है? ऐसा क्या कर रहे हैं? जो पीछे गलतियां कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं ऐसा जो इतनी हाइट पे पहुंच गए? ओके, बिल्कुल सही आंसर आने लग गए हैं, वेरी गुड। मतलब मुझे लग रहा है सर और मैम मेरे को ना जरूरत नहीं है आज का सेशन लेने की, क्योंकि हमारी ऑडियंस इस वक्त पहले से ही जानती है। तो ये पीपीटी लीक हो गई है, मतलब कुछ है ऐसा। सुशील जी, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक चीज करी है भैया, एसओपीज बना दी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना दिए हैं। इन्होंने अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर दिया है। आप चाहे दिल्ली में रह लो, चाहे मुंबई में रह लो, चाहे कानपुर में रह लो, चाहे जम्मू में रह लो, चाहे मद्रास में रह लो, कहीं पे भी आप मैकडोनल्ड्स पे चले जाओ, सेम क्वालिटी, सेम टेस्ट, सेम पैकेजिंग, हर चीज सेम, ब्रांडिंग, हर चीज सेम मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक प्रोसेस बना दिया है। तो आप अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि सर आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ पा रहा, आपकी जो दुकान है वो 5 लाख रुपए महीने पे है, आपका टर्नओवर 10 लाख पे क्यों नहीं जा पा रहा? कहीं आपने क्या एसओपीज ऐसे बिल्ड करे हैं? पूछिए उनसे। सर आज के टाइम में मैकडोनल्ड्स आप कहीं भी चले जाओ, 3 मिनट के अंदर आपको बर्गर सर्व कर देगा, 5 मिनट के अंदर कर देगा। क्या आपका भी इतना फास्ट है टाइम प्रोडक्ट डिलीवर करने का? कस्टमर से सवाल पूछिए। और सवाल कहां से पूछने को मिलेंगे? जब आप ये सेशंस में आएंगे, आईसीटी में आएंगे, लर्निंग लेंगे और वैल्यू समझेंगे इन फ्रेमवर्क्स की। ठीक है, तो ये चीजें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने जो गला है छोड़ दिया है। अब ये आगे एक्सपेंशन की तरफ सोचते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या निकल के आती है कि भैया मैं बिजनेस बढ़ा नहीं पा रहा हूं। बहुत बड़ी समस्या है, बर्निंग प्रॉब्लम, ज्वलन समस्या, कि मैं अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पा रहा हूँ। बिजनेस शुरू तो कर लिया है, बिजनेस खड़ा तो कर लिया है, लेकिन बिजनेस बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए क्या करूं मैं? इसके लिए भैया मेरा एक फ्रेमवर्क है, मेरा यानी कि विवेक बिंद्रा सर का, कि एक्सपैंड योर बिजनेस एक्सपोनेंशियली। आप कैसे अशोक जी अपने बिजनेस को इंक्रीमेंटल नहीं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं? कैसे आप अपने बिजनेस को 5x, 10x, 15x, 20x पे ले जा सकते हैं? आपको वो सोचना पड़ेगा। मुझे बैठ के रोना नहीं है कि यार मेरा बिजनेस तो बढ़ ही नहीं रहा, मुझसे हो ही नहीं पाएगा, हमसे ना होगा। होगा, करोगे तो डेफिनेटली होगा। ये कन्विक्शन पहले आप सभी को एज ए बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी पार्टनर कह लीजिए, एज एन एफिलिएट कह लीजिए, ये कन्विक्शन पहले आपको लाना होगा। फिर आपको यही कम्युनिकेशन आगे अपने कस्टमर को ट्रांसफर करना होगा। तो अगर आपके पास कोई कस्टमर प्रॉब्लम लेके आता है कि मैं अपने सेल्स नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, बिजनेस नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, तो ऐसे केस में आप उनसे सवाल पूछे। क्या सवाल पूछने हैं? सर ये बताइए आप कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, अगर आप एक बिजनेस के ओनर है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो आप उसको बढ़ाना चाहते हैं? आप सेल्स नहीं बढ़ा पा रहे, तो सर क्या लग रहा है आपको, कौन से डिपार्टमेंट में ऐसी क्या कमी आ रही है जिसकी वजह से आप अपनी सेल्स को बढ़ा नहीं पा रहे? पूछो, सवाल पूछोगे, जितना पूछोगे ना उतना कस्टमर एंगेज होगा। भैया मैं कंसल्टेंट तो बन गया, मुझे एक काम करना है, वो है सवाल पूछने। हम क्या गलती कर देते हैं एज ए कंसल्टेंट, हम जवाब देने लग जाते हैं, सर मेरा प्रोडक्ट ले लो ना, सर आपने ऐसा किया, आपको क्यों लगता है कि आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही? सर क्या वो वजह है जिसकी वजह से आप पिछले 10 सालों से अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पा रहे? सर ऐसा क्या हो गया कि आपके बाजू में जो दुकान खुली है वो ज्यादा चल रही है, लेकिन आपकी दुकान जो कि बहुत पुरानी है वो नहीं चल पा रही है? सर आपको क्यों लग रहा है कि आप मार्केटिंग में इतने पीछे रह गए? आपका कस्टमर वहां क्यों जा रहा है? आपने प्रॉब्लम तो समझ ली, लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? आपने कुछ सोचा? कुछ सोचा आपने? सर सवाल पूछो, लेट द पर्सन थिंक, सामने वाले को सोच में डाल दो कि यार
बात तो सही पूछिए कि ऐसा कर क्या रहा है वो। मैं 10 साल से बैठा हूँ, साथ बाजू वाला जो है वो 2 साल पहले आया है और सारा कस्टमर मेरा वो खींच के ले गया, प्राइस जबकि मेरा सस्ता है फिर भी वो ले गया। तो सर क्यों हो रहा है ऐसा? पूछो, वाई एनालिसिस, कारण के पीछे का कारण क्यों। सिमिलरली अगर कोई कह रहा है मैं स्केल नहीं कर पा रहा, तो आप पूछे सर कौन सा डिपार्टमेंट है जो आपको लगता है स्केल नहीं हो पा रहा। अगर आप कोई जॉब करते हैं और आपको लग रहा है ग्रोथ नहीं हो पा रही, तो क्यों नहीं हो पा रही। और फिर अगले स्टेप में आप लिखिए कि आप ऐसी 5 चीजें क्या करेंगे जिससे आपके बिजनेस की, आपके डिपार्टमेंट की जो स्केलेबिलिटी है, स्पीड है, वो बढ़ पाएगी। ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है। अब ये कैसे होंगी? कैसे होंगी? आपको देखना है कि जिस फील्ड में आप हैं। अब मैं ना एग्जांपल लेता हूं एक, राहुल जी, ठीक है। लेट्स सपोज मैं शू मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है, जूते बनाता हूं, जूते बनाने की फैक्ट्री है मेरी। अब मेरा बिजनेस, मेरी फैक्ट्री में ना सेल घटती जा रही है। क्यों घट रही है भैया? यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्यों घट रही है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि मेरे कंपटीशन में अगर मैं जूते बना रहा हूं तो शू इंडस्ट्री में टॉप पे कौन चल रहा है? कौन चल रहा है टॉप पे? तो टॉप पे हो सकता है प्यूमा चल रहा है, नाइकी चल रहा है ना, और रीबॉक चल रहा है, और कौन कौन से ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं ब्रांड्स चल रहे हैं। तो मैं उनको पहले देखूंगा कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि उनकी सेल कम नहीं हो रही बल्कि मेरी सेल कम हो रही है, या मेरी सेल जो है उतने की उतनी है, बाकी सबकी बढ़ रही है। फिर जब मैं उनको ऑब्जर्व करूंगा तो वहां पे पता लगेगा कि वो ज्यादा कम, मतलब ज्यादा बेटर ड्यूरेबिलिटी, ज्यादा क्वालिटी बेटर दे रहे हैं, और एक ब्रांड है जिससे कस्टमर कनेक्टेड फील कर रहे हैं। तो मुझे आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरी इंडस्ट्री में लीडर कौन है और मैं उसकी तरह कैसा बन सकता हूँ। वो ऐसा क्या कर रहा है कि ज्यादातर लोग उसके पास जा रहे हैं और मेरे पास नहीं आ रहे। ये चीज है। फिर देखो कि क्या रिकरिंग बिजनेस मॉडल आपका बन सकता है बिजनेस में या नहीं। ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब आप सोचिए, आप अपने बिजनेस में रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल कैसे बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपने विवेक सर की वीडियो देखी होगी तो एक गोलगप्पे वाले ने भी रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बिल्ड कर दिया, अंकित जी। वो कैसे? उसने क्या बोला, बोर्ड लगा दिया बड़ा सा कि 1000 रुपए में अनलिमिटेड गोलगप्पे हर महीने। 1000 रुपए पे करो 1 तारीख को, और 30 तारीख तक 1000 रुपए में जितने गोलगप्पे खा सकते हो खा लो। अब उसको भी पता है भैया कि एक फीमेल 1000 रुपए के गोलगप्पे पूरे महीने खा ही नहीं सकती। हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, कुछ कुछ होंगे, बट 90% केसेस में ऐसा रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल जब एक गोलगप्पे वाला बिल्ड कर सकता है, तो सर आप क्या रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बिल्ड कर सकते हैं? अगर मैं शू बनाता हूं तो कैसे मैं कोशिश ये करूं कि भैया अगली बार वो बंदा मेरे से ही आके जूते खरीदे, या कुछ ऐसा हो कि वो खुद ना आए, अपने घर में से किसी को भेज दे, अपने रिश्तेदार को भेज दे, अपने दोस्तों को भेज दे, अपने 2-3 रेफरेंसेस भेज दे। तो इस तरीके से अगर मैं फॉलो करूंगा इन सब ट्रेंड को, तो मैं अपने बिजनेस को और आगे तक ले जा सकता हूं। अब ये करूंगा तो क्या होगा, रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बिल्ड कर लूंगा, देखूंगा मेरी इंडस्ट्री में टॉप पे कौन चल रहा है, मैं जब उससे लर्निंग लेने लगूंगा तो मेरे को पता लगेगा कि मैं अपने बिजनेस को कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता हूँ एसओपीज बनाने के साथ, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपीज के जरिए मैं कैसे अपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने बिजनेस की स्पीड को तेज कर सकता हूँ, ये आपको मालूम पड़ेगा जब आप हमारे फ्रेमवर्क्स को फिल करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि फायदा इंफॉर्मेशन से नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन से है। मैं फिर से रिपीट करूंगा दोस्तों, फायदा इंफॉर्मेशन से नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन से भी है। आप आज आ रहे हो, अपना 1.5 घंटा यहाँ पे इन्वेस्ट करके आ रहे हो, कुछ लर्निंग लेने के लिए आ रहे हो, लर्निंग तो ले रहे हैं, लेकिन अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप ये जो लर्निंग ले रहे हो इसको अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करो जो बिजनेस करते हैं, या जो अपने बिजनेस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या उसको बढ़ाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट बन के रह जाएगा कि हम गए थे भैया 4 से 5:30, मुकेश जी हम गए तो थे,
एक आया था एक लड़का ब्लू कलर की ड्रेस पहन के, 1.5 घंटा बता के तो गया, लेकिन चलो हो गया, सीख लेंगे रिकॉर्डिंग अगर समझ नहीं आया तो। कहने का मतलब है भैया, फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करूंगा तो जाके मुझे आउटकम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी बढ़ेगी, आपके बिजनेस की स्केलेबल बनेगा, मैं रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल बिल्ड कर पाऊंगा। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या आउटकम मिलेगा हमारे फ्रेमवर्क्स के साथ अगर वो इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं भाई लोगों। यार ऊपर से तो नहीं जा रहा, एक बार बता दो सब साथ है ना, यस और नो। मैं देख रहा हूं अलग अलग स्क्रीन पे, सब साथ है कि नहीं है? ग्रेट, यस यस लिख सकते हैं, यस समझ में आ रहा है तो आ रहा है, हाँ जी थैंक यू, ओके यस यस यस, बहुत सारे यस यस यस, ग्रेट, जबरदस्त ट्रेनिंग, ओके बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, मजा आ रहा है, एक ने लिखा है सर मजा आ रहा है, मतलब मजे लेने नहीं आना, मुझे सीखने आना है, बट सीखने में मजा आना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरे फ्रेमवर्क की तरफ जो हेल्प करेगा मेरे कस्टमर को उसकी सेल्स बढ़ाने में। वो क्या है? वो है, अभी आपको पता लगेगा, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर है, बिजनेस को कैसे ग्रो करें ये हम सीख चुके हैं जस्ट अभी। उसके बाद हमने सीखा 5 P's के बारे में, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अगला फ्रेमवर्क हमारा है बिजनेस एक्सपेंशन विद नॉन कंज्यूमर। ओके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी लोग। तीसरा हमारा फ्रेमवर्क आज का, जो 10 फ्रेमवर्क है सेल्स के, जो कि हेल्प करेंगे एक बिजनेसमैन को, नम्रता मैम, वो क्या है कि कैसे आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बिजनेस एक्सपेंशन विद नॉन कंज्यूमर, मैं उस कस्टमर को कैसे टारगेट कर लूं जिसके बारे में मैं सोच ही नहीं रहा। आपको याद होगा अभी सेशन के स्टार्टिंग में मैंने यही बताया था कि मार्केट में अगर 100 कस्टमर घूम रहे हैं और मैं टारगेट सिर्फ 10 पे कर रहा हूं, बाकी 90 को इग्नोर कर रहा हूं, तो फायदा क्या हुआ भैया? मैं तो लिमिटेड उसमें ही रह जाऊंगा ना। मैं क्या देख सकता हूँ कि करंट के साथ साथ जो मेरा नॉन कस्टमर है, जो मेरा प्रोडक्ट नहीं ले रहा, मैं उसको भी अगर पकड़ के अपने पास ले आऊं तो मेरा क्या फायदा हो सकता है और सामने वाले का भी फायदा हो सकता है, ठीक है। जबरदस्ती नहीं पकड़ के लाना, लेकिन क्या वैल्यू क्रिएट करूं, क्या नीड पैदा करूं कि उसको मेरे प्रोडक्ट की अगर रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो उसको रिक्वायरमेंट फील हो और वो मेरे पास आ जाए, ठीक है। ओके, दीप्ति जी कह रही है थोड़ा सा स्लो हो जाए तो ज्यादा वो हो है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्लो हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आती है भैया? कस्टमर की प्रॉब्लम एक और आ सकती है कि मैं कस्टमर बेस कैसे बढ़ाऊं। मेरी तो शॉप है मोबाइल कवर की, दिन के 10-12 कस्टमर आते हैं, महीने के वही 350-400 कस्टमर आ जाते हैं। बाकी के जो कस्टमर है अल्ताफ जी, वो क्या करते हैं, ऑनलाइन खरीद लेते हैं। मैं अपना कस्टमर कैसे बढ़ाऊं? तो सोचो जरा कि मैं मोबाइल के कवर्स बेच रहा हूं, क्या मैं उसको टारगेट कर सकता हूं जो मोबाइल कवर नहीं खरीदने आया? अगर वो थोड़ा सा आ जाए मेरे पास तो मेरा कितना बेनिफिट हो सकता है। फिर लिमिटेड प्रोडक्ट्स और सर्विस है इसलिए कस्टमर नहीं आ रहा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि भैया मैं अपना कस्टमर बेस नहीं बढ़ा पा रहा हूं और मेरे जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं बहुत लिमिटेड है। तो इस चीज को कैसे टैकल करूं मैं, ये बहुत बड़ी समस्या आती है जो एक बिजनेसमैन आपको बोल सकता है। तो इसका भी हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। फिलहाल तो प्रॉब्लम समझ ली, अब एक गोल्डन स्टेटमेंट है। गोल्डन स्टेटमेंट क्या है भैया? इनोवेशन जो है ना वो डिस्कवरी ड्रिवन स्किल, इनोवेशन इज अ डिस्कवरी ड्रिवन स्किल। इनोवेशन तो भैया डिस्कवर कर सकते हो आप सोच सोच के कि आज क्या नया इनोवेट करूं, आज क्या नया इनोवेट करूं। जैसे आपने देखा होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL एड भी आती है, वो कुछ ना कुछ नए नए प्रोडक्ट्स लाता रहता है, छोटे रेंज के, बड़ी रेंज के, मिड रेंज के प्रोडक्ट्स लाता रहता है सुनील कुमार जी। क्यों? इनोवेट करता रहता है ना। सिमिलरली अब जैसे आप देखोगे
क्वालिटी वॉल्स की गुलाब जामुन आइसक्रीम आती है। अब आइसक्रीम में गुलाब जामुन आज से 2 साल पहले किसी ने सुना भी नहीं होगा, है ना मीनाक्षी मैम? तो होता क्या है भैया, इनोवेट किया, लोगों को पसंद आ रही है, बिक रही है, अच्छी बात है। कलाकंद आइसक्रीम आ रही है, उस दिन मैं हैरान था, मैंने कहा मतलब आई डोंट नो फ्यूचर में आज से 10 साल बाद क्या क्या इनोवेट होता रहेगा। तो इस तरीके से इनोवेशन इज अ की टू सक्सेस। भैया जितना इनोवेट करोगे उतना आगे करोगे ग्रो, ठीक है? तो बिजनेस एक्सपेंशन विद नॉन कंज्यूमर, ये भी हमारा एक फ्रेमवर्क है जो कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम में सिखाया जाता है। अब क्या होता है गुरुदेव जी, इसमें विवेक सर कहते हैं कि जो परफेक्ट कस्टमर है ना हमारा, इसमें ग्रोथ है, परफेक्ट कस्टमर में। लेकिन इम्परफेक्ट कस्टमर में मेरी हाईएस्ट हेडरूम ऑफ ग्रोथ है। कहने का मतलब जो 100 कस्टमर मार्केट में घूम रहे हैं, उनमें से 10 को अगर मैं अपना माल बेचूं तो मेरी ग्रोथ तो है, लेकिन उन 90 पे अगर मैं फोकस करके उनको भी अपना बना लूं कस्टमर को, तो मेरी और भी ज्यादा बड़ी ग्रोथ है। तो हाईएस्ट हेडरूम ऑफ ग्रोथ कहां छुपी है? इम्परफेक्ट कस्टमर में। यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी ग्रोथ छुपी है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि जो मेरे पास आ ही नहीं रहा सामान लेने, मैं उसको भी अपना सामान प्रोवाइड करा दूं। तो ये मेरा फ्रेमवर्क है जो कि हेल्प करेगा कि कैसे आप अपने नॉन कंज्यूमर को भी कंज्यूमर बना सकते हैं। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज ले सकते हैं आप। लेट्स प्रोसीड, आगे चलते हैं। तो पहली चीज क्या पूछी जा रही है, देखिए फ्रेमवर्क में ना, फ्रेमवर्क सवालों की, मतलब आप ये कह लो कि सवालों की खान है। सवाल पूछे जाएंगे कस्टमर से, जवाब कौन देगा? कस्टमर। क्यों जवाब देगा कस्टमर? क्योंकि भैया कस्टमर खुद अपने बिजनेस का एक्सपर्ट है। आप जवाब नहीं देंगे, आपको सिर्फ सवाल पूछने हैं जो कि हमारे फ्रेमवर्क्स में लिखे होते हैं। फ्रेमवर्क को पढ़ता है कस्टमर, फिल करता है, सोचता है, थोड़ा दिमाग लगाता है कि मेरे बिजनेस में कहाँ गलती हो रही है, और उसको फिर राइट तरीके से फिल करता है, और जो रिजल्ट निकल कर आता है उस पे वो आगे काम करता है। तो देखिए, लुक फॉर अ नॉन कंज्यूमर इन योर इंडस्ट्री। देखो भैया, अगर मान लीजिए मैं जूते बनाता हूं, जिसका एग्जाम्पल मैंने पहले लिया था, तो ऐसा कौन है जो मेरा प्रोडक्ट नहीं ले पा रहा है किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से? मैं इसको सिंपल सरल भाषा में भी अभी समझाता हूं कि जैसे आपको याद होगा किंगफिशर एयरलाइंस, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये परफेक्ट कस्टमर पे टारगेट करता था। किंगफिशर एयरलाइंस क्यों? ये प्रीमियम लोगों पे टारगेट करता था। आपको अगर दिल्ली से मुंबई जाना है तो किंगफिशर एयरलाइंस की जो थी 15,000, 16,000, 18,000, 20,000 तक की फ्लाइट की टिकट जाती थी। सोचिए, दिल्ली टू मुंबई। तो वो सिर्फ 10% लोगों को ही टारगेट करता था। अब भाई अगर मेरी मंथली इनकम ही 15,000 रुपए है तो मैं कैसे मुंबई जा पाऊंगा किंगफिशर में? तो वो सिर्फ 10% लोगों पे, जिनकी इनकम लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए होती थी, उनको टिकट्स पे वो सेल करता था। ऐसे में आ गया भाई हमारा इंडिगो। इसने क्या किया, 90% हमारे भारत का जो कस्टमर है, जिनकी इनकम, एवरेज इनकम 20, 25, 30 हजार रुपए है, एवरेज अर्निंग मंथली 20, 25, 30 हजार रुपए है, उनके लिए दिल्ली टू मुंबई 2.5, 3, 4 हजार के अंदर इन्होंने लॉन्च कर दी। और आज बताना चाहूंगा, इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन बन चुकी है। 70% मार्केट शेयर है इंडिगो का। क्यों? क्योंकि उसने उस कस्टमर पे फोकस किया जिसकी अर्निंग कम है। आज आप इंटरनेशनल फ्लाइट भी लेने जाओगे ना, तो इंडिगो के प्राइस और एतिहाद या एमिरेट्स किसी और फ्लाइट्स के आप रेट कंपेयर कर लें तो इंडिगो से मतलब सस्ता और कोई आपको शायद ही मिले, शायद ही। तो इंडिगो ने क्या किया, जो किंगफिशर गलती कर रहा था, वो क्या कर रहा था, सिर्फ 10% लोगों पे फोकस कर रहा था। इंडिगो ने 90% कस्टमर पे फोकस किया जिनकी अर्निंग ज्यादा नहीं है। इसी के साथ साथ पहले होटल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे JW मैरियट आपने सुना होगा, ली मेरिडियन, ताज होटल, रेडिसन होटल, क्राउन प्लाजा, ये जो है ये सारे 5 स्टार कैटेगरी होटल्स हैं।
एक दिन के लिए अगर आपको रूम चाहिए तो 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 तक के रूम्स मिलते थे। अब भैया 15,000 एक रात का कोई नहीं अफोर्ड कर पाएगा अगर कोई बाहर से रहने आया है तो। 15,000 का एक रात का कमरा बहुत मुश्किल होता था। तो ये सिर्फ 10%, 5% टॉप क्लास लोग ही अफोर्ड कर पाते थे जो प्रीमियम क्लास कैटेगरी से बिलोंग करते थे। इतने में एयरबीएनबी और ओयो आ गए। इन्होंने क्या किया, 700, 800, 1,000 रुपए तक में आपको स्टे दे दिया और नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट भी दे दिया। तो ओयो ने 90% का जो इनका जो कस्टमर बेस है उसको कैप्चर कर लिया, जो कि ये 5%, 10% का जो बेस है ये 5 स्टार होटल कैप्चर कर रहे थे। ढूंढो, आपका कस्टमर कह रहा है, अगर आप एक बिजनेसमैन से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरा कस्टमर बेस ही नहीं आ रहा, तो आप पूछो कि सर आपका राइट कस्टमर है कौन, उसका साइकोग्राफिक, उसका डेमोग्राफिक, वो कहाँ का रहने वाला है, वो कितनी बार आता है। थोड़े सवाल जवाब करो, सवाल में ही जवाब निकलेगा। जो जवाब निकलेगा उसी से अगला सवाल पूछो रिलेटेड, जो सवाल आएगा फिर उससे अगला आप सवाल पूछते रहिए, तो जाके आप एक आउटकम पे आ पाएंगे। तो कैसे इन्होंने मार्केट को कैप्चर किया नॉन कस्टमर को इसमें टारगेट करके, वो आपके सामने लाइव एग्जांपल्स देख रहे हैं। अच्छा, एक क्विज आपसे पूछता हूं। अभी आपने लास्ट स्लाइड की अगर मैं बात करूं, ये तो देख लिया कि नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर कैसे बनाया। एक क्विज है आपके लिए, ठीक है? क्विज है कि भैया बड़ा बिजनेस ने रिसेंटली हाल ही में ऐसी क्या इनोवेशन करी है कि वो नॉन कंज्यूमर को भी अपना कंज्यूमर बना सके। ऐसा क्या कर लिया बड़ा बिजनेस ने, क्या इनिशिएटिव किया है, कोई बता सकता है? ओके, स्मार्ट ऑडियंस, वेरी गुड। देख रहा हूं बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ओके ओके ओके, अमेजिंग। अगेन मतलब एप्रिसिएशन बनता है आप सभी के लिए जो आंसर्स, मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे बुलेट गन चलती है ना, वो चला दिया आप सभी ने। 10 डे MBA, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। बड़ा बिजनेस ने भी क्या किया कि भैया जो 5,000, 10,000 रुपए का हमारा कोर्स नहीं खरीद पाता, बड़ा बिजनेस ने भी नॉन कंज्यूमर को कंज्यूमर बना लिया फ्री में 10 डे MBA कोर्स, माय बिजनेस एसोसिएशन कोर्स लेकर। क्योंकि उनको पता था कि जो लोग सीखना चाहते हैं बट वो नहीं सीख पा रहे, नहीं कोर्स ले पा रहे किसी रीजन की वजह से, इसलिए विवेक सर ने सबके लिए फ्री कर दिया ये कोर्स। तो आप अपने कस्टमर से पूछिए कि सर आपका जो अभी करंट एग्जिस्टिंग बेस है, आप उससे हटके आप क्या कर सकते हैं। ये जब आप पूछेंगे ना तो आप उनके माइंड में एक हिंट भी दे रहे हैं कि आपको नॉलेज है और बड़ा बिजनेस आपकी बहुत मदद कर सकता है इन्हीं सब चीजों से। तो यहाँ पे मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ। जो लोग कैमरा पे एक बार प्लीज ऐसे हैंड रेस करके बता सकते हैं, वेव करके बता सकते हैं। डिजिटल हैंड रेस नहीं करना, बस ऐसे बता सकते हैं वेव करके। समझ आ रहा है? यस नो यस नो यस। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा? यस आ रहे हैं बहुत सारे। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। तो ये सवाल ना आप लिखते रहिए, लिखते रहिए सवाल कि सर जैसे बड़ा बिजनेस ने लॉन्च किया, क्या आपने कुछ ऐसा सोचा है, कुछ फ्रीमियम मॉडल आपने कभी अप्लाई किया बिजनेस में? भैया हमारा ऑब्जेक्टिव आईसीटी का यही है, इम्पैक्ट चैंपियंस ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आपको बिजनेस का एक्सपर्ट बना दे, आपको बिजनेस की वो टर्म्स, वो गहराई तक ले जाए जो शायद ही कस्टमर ने किसी और कंसल्टेंट से सुनी होगी। आपको इतना तैयार कर देते कि आप एक टॉप लेवल के बिजनेसमैन से ना ऐसे आंखों में आंखें डाल के बात कर सकोगे, इतना कॉन्फिडेंस दे दे आप सभी के अंदर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव है हमारे इस आईसीटी का, जो आपको प्योर बिजनेसमैन बना के ही रहेंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या था, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। पहला सवाल क्या था कि भैया वो देखो, वो नॉन कंज्यूमर देखो जो किसी रीजन की वजह से आपका प्रोडक्ट नहीं ले पा रहा, वो देखिए। अब दूसरा सवाल क्या पूछा जा रहा है इसमें, दूसरा सवाल पूछा जा रहा है, अब आप सोचो कि ऐसे क्या दिक्कतें आ रही है कि आपके करंट प्रोडक्ट में जिसकी वजह से वो ले नहीं पा रहा, क्या ऐसी दिक्कत आ रही है?
आपके करंट प्रोडक्ट में या सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या दिक्कत है जिसकी वजह से विभाती मैम वो ले नहीं पा रहा? क्या मेरा प्रोडक्ट बहुत महंगा है? क्या मेरा प्रोडक्ट महंगा होने के साथ साथ मतलब बहुत हैवी टू यूज है, बहुत डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है? थोड़ा सा सोचिए, कस्टमर से सवाल पूछिए कि सर क्या रीजन है आपको लगता है जिसकी वजह से कस्टमर आपका प्रोडक्ट ले नहीं पा रहा और आपकी सेल्स नहीं बढ़ पा रही? सोचिए, कस्टमर को सोचने पे मजबूर कर दीजिए। धीरज जी, राजेंद्र जी, कस्टमर को सोचने पे मजबूर कर दीजिए कि क्यों नहीं ले पा रहा भैया, क्या रीजन है जिसकी वजह से आपकी सेल नहीं बढ़ पा रही। उसके बाद तीसरा सवाल पूछिए कि सर थोड़ा सोचिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए और कुछ थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ा सोचिए कि क्या आप ऐसा रख सकते हैं कि अपने बिजनेस को थोड़ा मॉडिफाई कर दो, थोड़ा कस्टमाइज कर दो। जो प्रोडक्ट और सर्विस आप अभी प्रोवाइड करा रहे हैं उसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर दो। जैसे कि मैं आपको अगर बताना चाहूं कैसे हो सकता है वो, आपने क्या किया, ताज का नाम सुना है? ताज ग्रुप है ना, ताज होटल्स, मुंबई में भी बहुत बड़ा होटल है ताज होटल। ताज होटल बहुत महंगा है, मतलब 20,000, 30,000, 40,000 रुपए पर नाइट का चार्ज होगा। ताज के बाद ताज हो गया एकदम प्रीमियम कैटेगरी, उससे थोड़ा सा कम उन्होंने प्राइसिंग में लॉन्च किया विवांता बाय ताज। अगर ताज होटल आपसे चार्ज कर रहा है 50,000 रुपए मुंबई में, तो विवांता बाय ताज आ गया। अब वो 50,000 या 40,000 घट के वो रह गया आपका 20,000। अब 20,000 भी ज्यादा लग रहा है, तो कैप्चर करने के लिए क्या किया, ताज गेटवे लॉन्च कर दिया, जो कि क्या कर रहा है, 10,000 नहीं 8,000 रुपए पर नाइट चार्ज कर रहा है। फिर 8,000 भी ज्यादा लग रहे थे, उन्होंने जिंजर होटल्स बाय ताज लॉन्च कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ना मॉडिफाई कर दिया। भैया ताज ग्रुप भी आ गया, अगर आप 50,000 रुपए पे करना चाहते हो तो ताज होटल में आ जाओ, नहीं है इतना बजट, 20,000 का है तो विवांता में आ जाओ, 20,000 का भी नहीं है 8,000 का बजट है तो गेटवे में आ जाओ, और अगर 3, 3.5, 4,000 का बजट है तो जिंजर होटल्स में आ जाओ। सिमिलरली अंकुश राणा जी, मनोज पटेल जी, आप अपने कस्टमर से बोल सकते हैं कि सर अगर आपको लग रहा है कि किसी रीजन की वजह से आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा कोई, तो क्या आप उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के साथ साथ क्या उसमें कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं? एग्जांपल दीजिए ना, जैसे ताज होटल का मैं आपको अभी दे रहा हूं कि सर उन्होंने इनोवेशन किया, क्या ऐसा कुछ आप भी ला सकते हैं? अब जैसे आईफोन का ही एग्जांपल लेना चाहे, अब आईफोन 15 प्रो मैक्स 1,99,999, फिर आईफोन 15 प्रो कितने का, थोड़ा स्क्रीन छोटी, 1,70,000, फिर आईफोन 15 प्लस 1,50,000, फिर आईफोन 15 कितने का, 1,00,000। तो उन्होंने भी वैरायटी कर दी कि भैया किसी को आईफोन 15 लेना है तो 2 लाख का बजट नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वो 1,00,000 वाला तो ले ले। जो सैमसंग का वो S23 लेने आया था 80,000 रुपए का, मैं उसको क्या आईफोन 15 दे सकता हूँ 1,00,000 में? देखो, क्या आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस ला सकते हैं जिसकी वजह से जो आपका प्रोडक्ट नहीं भी लेने आया वो भी आपका प्रोडक्ट ले ले? कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ऐसा अगर आप कर लेते हो तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये बात की मैं श्योरिटी दे सकता हूं आपको। और इसी फ्रेमवर्क को फॉलो करके हजारों लीडरशिप फनल पार्टिसिपेंट्स ने अपने बिजनेस में 10x से भी ज्यादा ग्रोथ पाई है। आप सब जानते हैं, आप सबने टेस्टिमनीज देख रखी है, फीडबैक फॉर्म देख रखे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सक्सेस ली है। और मैंने जो आपको बताया है इतनी कॉन्फिडेंटली क्यों बता पा रहा हूं, क्योंकि इसी कन्विक्शन के साथ आज से 5 साल पहले मैंने भी कस्टमर को, जो मेरे क्लाइंट्स हुआ करते थे LFP के, उनको भी मैंने यही बातें समझाई है। और आज भी हमारे जो कोचेस है, बिजनेस कोचेस, वो इसी चीजों पे ट्रेन करते हैं। ये सारे के सारे फ्रेमवर्क्स जो हेल्प करेंगे एक बिजनेसमैन को स्केल करने में, जो एक बिजनेसमैन के दिमाग का ढक्कन खोलने में हेल्प करेंगे, ये सारे फ्रेमवर्क्स हमारे बीबी इम्पैक्ट में ही अवेलेबल है। तो इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हैं कि एडिट करने के बाद, मॉडिफिकेशन के बाद, कस्टमाइजेशन के बाद, अब आप देखिए, जब आपने कर लिया, चेंज किया आपने, तो एक इंप्रूवमेंट साइकिल, विवेक सर कैसे बोलते हैं, ऐसे हाथ घुमा के बोलते हैं ना, वीकली इंप्रूवमेंट साइकिल,
व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। देखिए कि भैया जो मैंने एडिटिंग करी, ताज होटल ने जिंजर होटल बनाए तो उन्होंने देखा कि वहां पे क्या प्रॉपर सेल हो रही है, क्या मेरा करंट कस्टमर वहां जा रहा है, सही जा रहा है, क्या गलतियां हो रही है, गलतियां हो रही है तो मैं उसको कैसे सुधार सकता हूँ, और क्या चीज ऐसी थी जो एवरेज थी उसको मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो इस चीज को अगर आप बिल्ड करते हैं ना तो वीकली इंप्रूवमेंट साइकिल इसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं अपने बिजनेस में नॉन कंज्यूमर को भी फोकस करके आप कंज्यूमर बना सकते हैं इस फ्रेमवर्क के थ्रू। ये एक फ्रेमवर्क है जो हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर एक पार्ट को मैंने आपको बता दिया कि नॉन कंज्यूमर को ढूंढिए, फिर देखिए आप अभी करेंटली वो क्या बैरियर है जिसकी वजह से वो आपका प्रोडक्ट नहीं ले पा रहा। तीसरा हमने यहाँ पे सीखा था कि क्या आप मॉडिफिकेशन करेंगे अपने एग्जिस्टिंग मॉडल में, और चौथी चीज इंप्रूवमेंट साइकिल। जब ये 4 स्टेप के फेजेस को आप फॉलो करेंगे, ग्रोथ आपकी पक्की है अगर सही तरीके से फॉलो करेंगे तो इसका आउटकम क्या मिलने वाला है फटाफट से देख लेते हैं कि आप नए कस्टमर्स, नॉन कंज्यूमर जो आपका प्रोडक्ट पहले नहीं ले पा रहे थे वो भी आपका कंज्यूमर बन जाएंगे। ताज होटल जो नहीं जा पा रहा था वो कहाँ जा रहा था, जिंजर होटल्स में या विवांता बाय ताज में, लेकिन अल्टीमेटली पेरेंट कंपनी ताज ही थी। सिमिलरली रीजन पता लगेगा कि क्या कमी है, क्या कमी है मेरे प्रोडक्ट में जिसकी वजह से कस्टमर ले नहीं पा रहा, वो आपको जानने को मिलेगा। उसके बाद आपको लिखेगा कि कैसे मैं अनटच्ड मार्केट में जा सकता हूँ, जहां मैंने आज तक कदम नहीं रखा वहां कैसे एंटर कर सकता हूँ, एंड फाइनली अपना कस्टमर बेस कैसे बढ़ा सकता हूँ। 100 में से जब मैं 10 कस्टमर पे टारगेट कर रहा था, 90 को इग्नोर कर रहा था, अब उन 90 में से भी क्या मैं 25, 30, 40 और पकड़ के ला सकता हूँ। तो 10 मेरे यहाँ है, 25 मैं यहां से ले आया, टोटल हो गए मेरे 35। क्यों 35 कैसे हो गए? क्योंकि 25 कस्टमर मुझे मिल गए जब मेरे को पता लगा कि वो ये रीजन की वजह से मेरा प्रोडक्ट बहुत महंगा था, वो ले नहीं पा रहे थे। तो सुशील जी, एक बिजनेसमैन के लिए जब ये कमियां उसको पता लगती है ना तो उसको वो सुधारने पे फिर काम करने लग जाता है। इसी कमी का एहसास आपको दिलाना है। इसी इसी कन्विक्शन के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने कस्टमर से सवाल पूछने हैं कि सर क्या रीजन है आपका बिजनेस नहीं ग्रो कर पा रहा, क्यों आपका कस्टमर आपके पास आके भी वापस लौट जाता है खाली हाथ, क्या रीजन है कि वो बाजू वाली दुकान में चलते जाता है आपके पास नहीं आता। कोई तो वजह होगी सर। ऐसा क्या हो गया कोविड के बाद बाकी आपके आस पड़ोस की दुकानें फिर भी चल रही है लेकिन आपका घाटा लॉस लॉस हो रहा है डेली, क्या रीजन है? थोड़ा सोचने पे मजबूर करिए कस्टमर को। ऐसा करेंगे दोस्त, आप भी सफल होंगे, आपका कस्टमर भी सफल होगा, क्योंकि कस्टमर को एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसका नाम है बीबी इम्पैक्ट। यहाँ हमने 3 फ्रेमवर्क कवर कर लिए हैं, एक फ्रेमवर्क और कवर करूंगा आज। तो यहाँ तक मुझे एक बार हाथ हिला के बता दीजिए, समझ में आ रहा है, समझा पा रहा हूँ पक्का? ओके, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। ओके ठीक है, ओके सुपर बढ़िया, ओके बहुत बढ़िया, भैया बढ़िया बने रहना है। 15-20 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, 15 मिनट और लूंगा बस, लेकिन मुझे फिजिकली के साथ साथ मेंटली दोनों तरीके से प्रेजेंट रहना है यहाँ पे। मैं सीखूंगा तभी सिखा पाऊंगा ना, मैं पहले ज्ञान लूंगा तभी आगे ज्ञान दे पाऊंगा कस्टमर को। तो चलते हैं आगे अगले फ्रेमवर्क की तरफ। अगेन आपको मैं बता देता हूँ हमने अभी तक कौन कौन से फ्रेमवर्क कवर कर लिए हैं। एक्सपैंड योर बिजनेस एक्सपोनेंशियली, अपने बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे ली जाए। उसके बाद कैसे आप अपने नॉन कंज्यूमर को अपना कंज्यूमर बना सकते हैं। उसके बाद कैसे आप 5 पीस जो हमारा 8 पीस का सीक्वेंस था उसको ध्यान में रख के एक नई स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एंड उसके साथ आप कैसे अपना बिजनेस का टर्नओवर बढ़ाने के साथ एंट्री बैरियर ला सकते हैं। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना, मैं लास्ट स्लाइड फिर से कर देता हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा फ्रेमवर्क जो कि सेल्स बढ़ाने में हेल्प करेगा वो है क्रिएटिंग एंट्री बैरियर।
मैं कैसे बाहर के कोई नए बिजनेसमैन को आने से रोक दूं, मैं ऐसा क्या कर लूं कि भैया वो सामने मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकूं कि पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कैसे मार्केट में उतर सकता हूं, वो ये फ्रेमवर्क आपको हेल्प करेगा बोलने में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है कि मैं मोनोपोली कैसे क्रिएट करूं बिजनेस में, मैं बिना डिस्काउंट दिए कैसे माल बेचूं, मैं अपना मार्केट शेयर कैसे बढ़ाऊं, मार्केट शेयर कैसे ग्रो करूं, डिस्काउंट देना कैसे कम करूं। कस्टमर आता है, डिस्काउंट मांगता है, कहता है कि भैया आप 100 का दे रहे हो, बाजू वाला 95 का दे रहा है, मैं आपसे क्यों लूं। तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं कि बिना डिस्काउंट दिए ही आप कस्टमर को ज्यादा क्वांटिटी में सामान देके उसको खुशी से आप आगे भेज सके। ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा फ्रेमवर्क आ गया है, क्रिएटिंग एंट्री बैरियर। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ्रेमवर्क आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। एंड घबराने की बात नहीं है, अगर आपको ब्लर आ रहा है थोड़ा सा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी बोला था, मैं जब तक लास्ट स्लाइड कर देता हूँ, मैंने पहले भी बोला था सेशन के स्टार्टिंग में कि एक पीपीटी आपको मिलेगी जहां पे क्या होगा, हमारे 52 फ्रेमवर्क्स लिखे होंगे, साथ में क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और क्या उसका आउटकम होने वाला है। जैसे इस प्रॉब्लम का ये फ्रेमवर्क है और ये आउटकम मिलेगा आपको, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, थैंक यू सो मच। लोग लिख रहे हैं पीपीटी कोशिश है जल्दी से जल्दी मिल जाए, 1 से 2 दिन के अंदर मिल जाएगी, लेकिन जब तक आप अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए, सभी लर्निंग सेशंस में जाइए और अपनी लर्निंग को आगे बढ़ाइए ताकि उसको जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट भी कर सके। तो फटाफट चलते हैं अपने आज के फोर्थ उस पे फ्रेमवर्क पे, जिसका नाम है क्रिएटिंग एंट्री बैरियर। ठीक है, एंट्री बैरियर समझते हैं क्या होता है। एंट्री बैरियर मतलब आपने देखा होगा सीता मैम, रिंकू जी, नीरज जी, अंकु जी, रुचि मैम, कि जैसे ना जब आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो कभी कभी रात को जैसे आप लेट नाइट आ रहे होते हैं, थोड़ी देर से आ रहे होते हैं, 12-1 बजे 2 बजे, तो बैरिकेड लगे होते हैं, है ना, बैरियर्स लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि दीप्ति जी पूछ रही है मोनोपोली मीन्स, मैम वही समझा रहा हूं कि आपने देखा होगा सड़क पे ना वो येलो कलर के बैरियर लगे होते हैं ताकि आप उसके पार ना जा पाओ, आप उसको क्रॉस ना कर सको। सिमिलरली बैरियर मींस कि आप आगे अपने बिजनेस के चारों तरफ ना एक बाउंड्री बना दो ताकि भैया आपके बिजनेस में कोई एंट्री ना कर पाए, कोई एंटर ही ना कर पाए। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल डोमिनोज। आज के टाइम में थोड़े कॉम्पिटिटर है पिज्जा हट वगैरह, लेकिन डोमिनोज सबसे पहले आता है जब बात आती है पिज्जा खाने की। फिर मैकडॉनल्ड्स, अब इसने भी मोनोपोली बना रखी है। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो बर्गर बेचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही बर्गर का नाम आएगा तो दिमाग में क्या आता है, मैकडॉनल्ड्स, है ना। अब लोग सोच रहे होंगे यार भूख लग रही है, ऐसे नाम ही एग्जाम्पल ही ऐसे दे रहे हैं। नायक अजय जी, आपकी स्माइल से पता लग रहा है जैसे ऐसे नाम ले रहा हूं ना कि ये तो खाने की बातें कर रहा है, बट कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सीखना जरूरी है भाई साहब, भूख जरूरी है, सीखने की भूख भी रखते हैं क्योंकि यही मेरा पेट और दिमाग भरेगी। चले, तो अब मोनोपोली क्रिएट करने के लिए ना हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि साइकोग्राफिक और डेमोग्राफिक क्या है मेरे कस्टमर के। मतलब साइकोग्राफिक मतलब मेरे कस्टमर की सोच, क्या वैल्यू रखता है वो। साइकोग्राफिक क्या सोच है उसकी, क्या मॉरल है, क्या एथिक्स रखता है। और डेमोग्राफिक मतलब वो कहाँ रहता है, क्या करता है, एज क्या है, इनकम क्या है, मतलब अपने पूरे कस्टमर की जानकारी। उसके बाद मैं क्या दे रहा हूं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में, उसके लिए क्या है, जो मैं प्रोडक्ट दे रहा हूं कस्टमर के क्या ऑब्जेक्शन हो सकते हैं और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, पहले एग्जाम्पल लिया, मैं जूते बनाता हूँ, ठीक है, कशिश शू फैक्ट्री है फॉर एग्जाम्पल। इतने में एक और आ गई
मेरे पड़ोस में खुल गई, फॉर एग्जाम्पल सामने दीपक सर बैठे हैं तो दीपक शू फैक्ट्री फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब कस्टमर मेरे पास आया तो कस्टमर को मैंने बोला सर ये 1000 रुपए के शूज हैं, तो कस्टमर मुझे आके बोल सकता है कि भाई साथ में दीपक शू फैक्ट्री है, वो तो 900 में दे रहे हैं, आपसे सस्ता और आपसे अच्छा दे रहे हैं तो आपसे क्यों लूं, है ना। तो मैं मोनोपोली कैसे क्रिएट करूं, इसलिए आपको ये मालूम होना जरूरी है कि कस्टमर के पास क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन है और क्या क्या उसके ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। एंट्री बैरियर कैसे लगाते हैं और ये आटना क्या होता है, आगे चल के बताता हूं आप सभी को, ठीक है। तो पहले जानते हैं साइकोग्राफिक और डेमोग्राफिक ऑफ कस्टमर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एज क्या है, इनकम ब्रैकेट क्या है, जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, किस माइंडसेट से आता है, बायर माइंडसेट से आता है, बार्गेनर माइंडसेट से आता है, लाइफस्टाइल क्या है, अर्बन है, रूरल है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का कि साइकोग्राफिक और वो डेमोग्राफिक क्या है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इफ यू वांट। तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि मेरे कस्टमर का थॉट प्रोसेस क्या है। अब जैसे यहाँ पे माइंडसेट की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे लिखा है बायर है और एक है बार्गेनर। अब आपको पता होगा जो अक्सर फीमेल्स हैं तो यहाँ वो ज्यादा बार्गेनिंग में मतलब आगे होती है ना। मेरे घर में भी सब ऐसे ही रहता है, क्यों झूठ बोलूं। तो फीमेल ज्यादातर बार्गेनिंग में रहती हैं, लेकिन जो मेल होते हैं वो कहते हैं अरे 100 का ले, पैसे पकड़ और सामान दे। तो आपको सोचना है कि क्या मेरा कस्टमर ज्यादा बार्गेनिंग करता है या वो पैसे दे के चले जाता है। ये चीजों के बारे में ना आपको अपने कस्टमर से पूछना है कि सर आपसे जो सामान लेने आता है वो क्या है, आपके कस्टमर की डिटेल आप थोड़ा उसको स्टडी कीजिए कि उसके साइकोग्राफिक और डेमोग्राफिक चीजें क्या है, बायर माइंडसेट से आता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो टीयर 2 टीयर 3 सिटी से आता है या अर्बन सिटी से आता है, रूरल सिटी से आता है। इस तरीके से आप अपने पहले कस्टमर को समझिए। उसके बाद एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ पिछली स्लाइड का, जैसे यहाँ पे बताया, अब जैसे डोमिनोज है तो डोमिनोज का टारगेट ऑडियंस कौन है, वो लोग जो वो किड जो 7 साल से लेके 45 साल तक का है। अक्सर 60 70 80 साल की एज में आके लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं पिज्जा खाना, जंक फूड अवॉइड करते हैं। तो डोमिनोज का परफेक्ट कस्टमर कौन है, वो जो 7 साल से 45 साल तक की एज का है, जिसकी इनकम ब्रैकेट है 20-30 हजार रुपए से लेके 1.5-2 लाख एंड अबव। उसके बाद जेंडर क्या है, मेल है, क्योंकि अक्सर यहाँ पे देखा गया डोमिनोज के सर्वे में कि मेजरली जो बॉयज है वो ज्यादा आते हैं, यूथ ज्यादा आता है। तो ये डोमिनोज का एग्जाम्पल है, इसका डोमिनोज का कस्टमर बेस ये है। सिमिलरली आपको देखना है कि आपके कस्टमर बेस कौन है, यूथ है, यूथ में भी बॉय है या गर्ल आती है। तो अगर बॉय आ रहा है तो आप किसी तरीके से गर्ल को टारगेट कर सकते हैं कि वो भी आपसे प्रोडक्ट ले ले, है ना। इस तरीके से यहाँ पे आपको पता लगेगा हमारे फ्रेमवर्क में। उसके बाद करंट पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मतलब आपके प्रोडक्ट और सर्विस जो आप दे रहे हैं उसमें आप क्या क्या आइटम्स दे रहे हैं। जैसे अगेन मैं अगर डोमिनोज की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप पिज्जा दे रहे हैं या पास्ता ऑफर कर रहे हैं या टैकोस ऑफर कर रहे हैं, वेज दे रहे हैं, नॉन वेज दे रहे हैं, गार्लिक ब्रेड दे रहे हैं एंड सो ऑन। तो ये डोमिनोज की वैरायटी हो गई। सिमिलरली आपको भी देखना है कि आप अपने बिजनेस में क्या क्या दे रहे हैं। अगर मैं एक शूज बना रहा हूँ, शू फैक्ट्री है मेरी, तो क्या मैं स्पोर्ट शूज दे रहा हूँ, मैं फॉर्मल शूज दे रहा हूँ, मैं लेदर के शूज दे रहा हूँ, मैं किस तरीके के शूज दे रहा हूँ, वो मुझे यहाँ पे पूरा मेंशन करना है। क्यों मेंशन करना है सीता मैम, क्यों प्रभाकर जी मुझे ये मेंशन करना है, क्योंकि अगले स्टेप पे मुझे ये भी पता होना चाहिए कि कस्टमर क्या क्या ऑब्जेक्शन दे सकता है। अब जैसे अगर डोमिनोज का ये एग्जांपल हम यहाँ पे कंटिन्यू करें तो उसके पास अवेलेबल ऑप्शन क्या है कि भैया मैं आपसे ना लेके पिज्जा हट से ले लूंगा, मैं स्लाइस ऑफ इटली से ले लूंगा, मैं ये पापा जॉन्स और यूएस पिज्जा या जो आज के टाइम में तो स्टॉल्स भी लग जाते हैं रोड साइड स्टॉल, वहां से ले लूंगा।
तो मैं आपसे क्यों लूं? ये हो गए ऑप्शंस उसके पास। सिमिलरली उसके क्या क्या ऑब्जेक्शन हो सकते हैं कि भैया मुझे पिज्जा नहीं खाना क्योंकि मैं हेल्दी फूड खाता हूँ, मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लग रहा। आज के टाइम में अगर मैं एक अच्छा खासा प्रीमियम पिज्जा ऑर्डर करूँ फुल साइज का तो 700-800 रुपए का भी आ जाता है। तो कस्टमर मेरा हो सकता है वो वैल्यू फॉर मनी ढूंढता हो, पिज्जा खाना चाहता है लेकिन वो 100 रुपए के अंदर का खाना चाहता है, मुझे टाइमली डिलीवरी मिले, फ्रेश हो और वहां का स्टाफ अच्छा हो। तो कस्टमर के ना कुछ ऑब्जेक्शंस और मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस आपको पूछने होंगे, आपको समझने होंगे। जैसे मैं शूज बनाता हूँ तो कस्टमर क्या ऑब्जेक्शन रेज करता है, सर आपके शूज जो है ना वो थोड़े दिन बाद उसमें आगे क्रैक आ जाते हैं, सर उसको ज्यादा देर तक पहनो ना 6-8 घंटे तक तो पैरों में दर्द होने लगता है, आपके जो शूज है ना वो जब पहन के चलते हैं तो पैरों में दर्द होने लगता है और स्वेलिंग हो जाती है। तो मुझे वहां से कस्टमर सिग्नल दे रहा है भाई कि ये इम्प्रूवमेंट एरिया है, इसको सुधार लो, इसको सुधार लो अपने क्वालिटी को, नहीं तो आपका बिजनेस जो है वो लॉस में चले जाएगा। तो ये कस्टमर के कुछ ऑब्जेक्शंस हैं जिसको आपको समझना जरूरी है और ये कस्टमर से ही मुझे जानने को मिलेगा जब मैं पूछूंगा। आई होप यहां तक अभी तक समझ में आ रहे हैं। उसके बाद मोनोपोली कैसे क्रिएट कर सकते हैं, विवेक सर ने यहाँ पे बताए हैं 20 तरीके के आइडियाज। मैं सिर्फ आपके साथ 10 अभी शेयर कर रहा हूँ, बाकी के 20 आइडियाज जो हैं वो फ्रेमवर्क में अवेलेबल है। कहाँ मिलेंगे? 52 फ्रेमवर्क्स में बीबी इम्पैक्ट के अंदर। तो मोनोपोली कैसे क्रिएट किए जाए, इसके लिए पेटेंट और लाइसेंसिंग आप ले सकते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर आप दवाई ले, जैसे मैं आपको बताऊं ना, मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में लेंस कार्ट का। लेंस कार्ट क्या बनाता है? चश्मे, है ना। लेंस कार्ट ने क्या किया कि भैया घर बैठे बैठे आपको चश्मा पहुंच जाएगा। वहीं से उसने एक एआई बेस्ड एक एप्लीकेशन बना दी जहां पे आप क्या कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन में आप बिना चश्मा पहने आपकी आंखों पे अलग अलग शेड्स ट्राई कर सकते हैं और आपको जो सूट करेगा वो आप सिलेक्ट करके अपना नंबर बता दीजिए, चश्मा आपके घर पहुंच जाएगा। कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है ना नीरज जी। तो ऐसे इन्होंने कर दिया लेंस कार्ट वालों ने कि ऑप्शन ही नहीं छोड़ा मार्केट में कोई पीछे कर सके। आपके बिजनेस में ऐसा ऑप्शन है कि आपको कहीं छोड़ के जाए ना कस्टमर? सोचिए, ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं ताकि आप ये सवाल अपने उस बिजनेसमैन से पूछ सके जो सेल्स को लेकर, बिजनेस ग्रोथ को लेकर स्ट्रगल कर रहा है। इस फ्रेमवर्क को अगर आप अप्लाएंगे, एंट्री बैरियर वाले फ्रेमवर्क को, तो आपको क्या होगा, कस्टमर के ऑब्जेक्शन किल कर पाएंगे। आज लेंस कार्ट को क्या ऑब्जेक्शन है, वो हर चीज घर पे आपको पहुंचा रहा है, क्यों दे रहा है? कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है मार्केट में। और आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजी सीखने को मिलेंगी इस फ्रेमवर्क में कि कैसे आप एंट्री बैरियर क्रिएट कर सकते हैं। 20 तरीके की स्ट्रैटेजीज हैं जो हमारे फ्रेमवर्क में बताई गई हैं, जिसको आप अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है सबको? एक बार हैंड रेस करके बता सकते हैं। डन 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 लिखा आ रहा है, गुड गुड, ओके, यस, क्लियर। भाई लोगों, आज 4 हमने कवर करे हैं। आई होप क्लैरिटी मिली होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। उम्मीद करता हूं जो आपने आज 10 फ्रेमवर्क के बारे में जाना और 4 फ्रेमवर्क्स को डीपली समझा, आपने नोट्स बनाए होंगे, इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी बैठ जाओ प्रैक्टिस करने के लिए, थोड़ा सा ब्रेक लेना, प्रैक्टिस जरूर करना और इसको अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना, क्योंकि ये आपका बिजनेस एक्यूमेंट बिल्ड करने में हेल्प करेगा। जब आपका बिजनेस एक्यूमेंट बिल्ड होगा, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आप कस्टमर के साथ बात कर पाओगे और जितने कॉन्फिडेंस के साथ कस्टमर को बात करोगे, प्रोडक्ट पिच करोगे, कस्टमर को नीड बताओगे, उसी हिसाब से आपकी फिर ग्रोथ भी होगी बड़ा बिजनेस में। इसी के साथ थैंक यू सो मच आज के सेशन में आने के लिए। मैं सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा जो देर तक बने रहे, पूरा 1.5 घंटा हो गया कैमरे पे बने रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। लर्निंग को कंटिन्यू रखिए, आईसीटी में जरूर आइए। आप सभी का सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।